हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग एसटी नंबर 343 के इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिनोनिम बताना है और चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड द गिवन वर्ड इज मेहम एंड योर आंसर इज chaos because both mayhem and chaos means disorder, a complete disorder, a situation which is very difficult to handle and which is very irregular, improper. So such conditions, such things are called to be mayhem or to be a chaos. आप anarchy सुने होंगे। Anarchy is a similar kind of situation. Archy is for rule and anarchy is no rule. जब सरकार का शासन ध्वस्त हो जाए पूरी तरीके से, अराजकता समाज में फैल जाए, तो ऐसे कंडीशन को आप बोलते हैं एनार्की एंड इट कुड बी अनदर सिनोनिम या फिर क्लोज इन मीनिंग। एंड लेट्स सी अदर वर्ड्स व्हिच हैव अपीयर्ड। द फर्स्ट इज फ्लूमॉक्स एंड इट मीन्स घबरा जाना। टू गेट पैरानॉइड आप बोल सकते हैं, बट टू गेट पैरानॉइड में और फ्लूमॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ ये है कि पैरानॉइड इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन। थोड़ा पैरानोया, ये ज्यादा ही आप डरे हुए होते हैं, ज्यादा ही कुछ आप घबरा गए होते हैं, तो बहुत ज्यादा डर जाना या बहुत ज्यादा घबरा जाना, इस कंडीशन को आप बोलते हैं टू गेट पैरानॉइड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रीनेज। इट इज अपनी बात से मुकर जाना। आपने कुछ कहा एंड देन यू रीनेज्ड, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप रिफ्यूजल इसका सिनोनिम हो सकता है या फिर डिनायल, रिफ्यूजल या फिर डिनायल। रिबटल इज अनदर वर्ड। एंड द फोर्थ इज अरेन। अरेन इज टू कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेन करना। अगला, यहां पे आपको अपोजिट इन मीनिंग चुनना है, सबसे जो अलग हो मीनिंग में। एंड द गिवन वर्ड इज इसोटेरिक एंड द इसोटेरिक इज क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, हिडन, सीक्रेट, ulterior. Ulterior is another important word. इसका मतलब भी सेम होता है। ये सब के सब हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव, हिडन इंटेंशन, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए आप इस्तेमाल। फैक्ट, इसोटेरिक फैक्ट, क्लैंडेस्टाइन मोटिव्स, हिज अल्टेरियर इंटेंशन, छुपा हुआ जो जाहिर ना हो, ठीक है। एंड एंटोनिम चुनना है तो ऑब्वियसली द आंसर इज नोन, एकदम जाहिर, प्रकट, जाहिर या प्रकट, ऐसा सेंस निकलेगा इसका। और बाकी ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। द बी ऑप्शन इज इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसको आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वही करेगा जो उसका मन करेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। एंड ऐसी पर्सनालिटी को आप बॉयस्टरस भी बोलते हो, अनरूली भी बोलते हो। सो अनरूली एंड बॉयस्टरस आर द अदर वर्ड्स। इमॉडेस्ट, जाहिर सी बात है ये मॉडेस्ट नहीं है। मॉडेस्ट आपका होता है विनम्र, तो इमॉडेस्ट आपका हो जाएगा असभ्य, जो विनम्र बिल्कुल ना हो। तो अनसिविलाइज्ड पर्सन बोल सकते हैं अगर पर्सन के लिए आया है तो। ही इज अ वेरी इमोडेस्ट पर्सन, ही इज सर्टेनली नॉट मॉडेस्ट। एंड द अदर वर्ड इज एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट इज टू मेक हास्ट, टू मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना,
ठीक है, आप किसी काम में सब्र ना रख पाना, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं एक्सपीडाइट, शीघ्रता, जल्दीबाजी। यहां पे आपको मिसस्पेल्ड वर्ड चूज करना है एंड योर ऑप्शंस आर स्करिलस, मास्करेड, प्लेसोरा एंड फेटस। तो यहां पे द आंसर इज दिस, बिकॉज इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। द करेक्ट स्पेलिंग इज फेचुअस एंड इसका मतलब होता है एकदम जिसके पास अकल ना हो, बेवकूफ। फेचुअस इज बेवकूफ, इंग्लिश में आप इसको फ्यूलिस बोल सकते हो। एंड स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, TUOUS। प्लेसोरा इज प्लेंटी, इसकी स्पेलिंग सही है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं स्पेलिंग में। और इसकी मीनिंग होती है कोई भी चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, एम्पल है, ठीक है, सरप्लस है, तो सरप्लस, एम्पल, प्लेंटी, प्लेसोरा। एंड मास्करेड इज टू प्रिटेंड समथिंग, दिखावा करना, स्वांग रचना हिंदी का अच्छा शब्द है। स्वांग रचते हैं कुछ लोग, या तो बड़ा अच्छा होने का या तो बुरा होने का, अनजान होने का, तो ऐसा स्वांग रचना, दिखावा करना इज कॉल्ड मास्करेड, ठीक है। मास्क समझते होंगे आप, मास्क मतलब मुखौटा, और मुखौटा पहनना, यू आर वेयरिंग ए मास्क, ठीक है, यू आर डूइंग masquerade, that means you are showing that you are something else, in actuality you are not that thing. So what are you performing? You are performing a masquerade. स्वांग रच रहे हैं आप, मास्क पहन रहे हैं फर्जी का। एंड द फोर्थ वर्ड इज स्करिलस। स्करिलस इज अपमानजनक। इसके लिए जो अदर वर्ड्स हैं वो हैं डेरोगेटरी, सबसे कॉमन वर्ड है डेरोगेटरी, और दूसरा वर्ड जो आपको जानना चाहिए वो है पेजोरेटिव। सो स्करिलस इज अपमानजनक। अगला सवाल, इन क्वेश्चंस में आपको एरर ढूंढना है, कहां पे है, और अगर कोई एरर नहीं है तो डी पे टिक कर देना है, नो एरर। Sooner had he come when his colleagues organized a get together. साफ साफ दिख रहा है एरर, ये वाला पार्ट है, बिकॉज सूनर एंड नो सूनर, चाहे नो सूनर हो या फिर सिर्फ सूनर हो, दोनों सही होता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, जब आप कहते हैं नो सूनर हैड ही कम देन, ये वाला हिस्सा गलत है, वेन की जगह आना चाहिए देन, THAN। So no sooner is always followed by than and never followed by when. और अगर no sooner लिखा है तो इस सेंटेंस की मीनिंग होगी no sooner had he come than his colleagues organized a get together. जैसे ही उसके कलीग्स ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया, तुरंत वो आ गया, ठीक है। इसमें जो नो सूनर कहने का मतलब एकदम इमीडिएट होता है, एक्शन के बीच में इंटरवल ना के बराबर होता है, ठीक है, इमीडिएट, विदाउट एनी इंटरवल। बट आप जब सूनर सिर्फ कहते हैं, नो सूनर पूरा नहीं कहते हैं, तो इसका सेंस हो जाता है कि थोड़ा सा इंटरवल है, थोड़ा सा पहले ही वो आ गया। सो सूनर हैड ही कम देन। एक और बात जाने, एडजेक्टिव पढ़ाते समय क्लासरूम में ये बात बताई भी गई है कि नो सूनर इज फॉर्म्ड विथ डिड and no sooner is formed with had as well. No sooner did के साथ भी बनता है और had के साथ भी बनता है। तो यहाँ पे had के साथ बना है तो कम, ठीक है। no sooner had he come, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर did के साथ बनाएंगे तो बनता no sooner did he come। अब ये इत्तेफाक है कि कम केम कम दोनों दफा V1 और V3 यही होता है।
but no sooner can be found with did and had both, but it is always followed by then, never followed by when. अगला सवाल, I enjoyed myself during my tenure at शिमला. टेन्योर मतलब होता है शासन काल या फिर पीरियड, जितने देर के लिए. अभी जैसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 ईयर का इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स टेन्योर इज ऑफ 5 ईयर इन इंडिया. तो ये टेन्योर आपका शासन काल राजा वगैरह के लिए, जैसे इन अकबर्स टेन्योर, ठीक है, अकबर के टाइम में, अकबर के शासन काल में, तो राजा के सेंस में यूज करेंगे तो शासन काल, और अभी नेता होता के सेंस में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है सर्विंग पीरियड, यू कैन से. लेट्स फॉरगेट हिंदी. सो सर्विंग इज सर्विंग या सर्विस पीरियड. एंड अदर इंट्रिकेशीज ऑफ द सेंटेंस, एंजॉयड माई सेल्फ. एंजॉय आपको याद होगा उन कुछ वर्ब्स में से है जिनके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आते हैं. एंजॉय इज वन ऑफ देम. So obviously myself is okay, correct है. And during preposition सही है. So I enjoyed myself during what? During my tenure at Shimla. So everything looks fine in this sentence. So go with no error. This sentence has no error. Your answer is this. Next sentence. The government has offered him a clerical job, but he turned it down. टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार कर देना. He offered me this, he offered me that, but I turned down his offer. ठीक है, मैंने उसका ऑफर अस्वीकार कर दिया. इनकार करना या फिर अस्वीकार करना. But the problem in this sentence, देखिए ध्यान से, समस्या बहुत ही बेसिक है, एलिमेंट्री है. द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड, ये हैज जो है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आता है. सो द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड हिम व्हाट? अ क्लेरिकल जॉब, बट ही टर्न्ड इट डाउन. टर्न्ड इट डाउन ये हिस्सा आपका पास्ट में है. ही हैज टर्न्ड इट डाउन नहीं लिखा है, ही टर्न्ड इट डाउन लिखा है, ये पास्ट है. सो ये हार्मोनी ऑफ द सेंटेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड हियर. ठीक है, एक गो में नहीं जा रहा है, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट और फ्लुएंट. सो द प्रॉब्लम ये टेंस वाला है. ये हैज आप हटा दें तो ये पास्ट बन जाएगा. द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम ए क्लेरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट डाउन. अभी इट इज पास्ट एंड पूरा हार्मोनी में चल रहा है, तो एवरीथिंग इज ओके. सो एरर इज इन पार्ट ए, यू हैव टू रिमूव हैज. इस बात का एक और एग्जाम्पल देखें सेंटेंस से. When I entered my room, when I entered my room, I saw that the clock has stopped. So when I entered my room, I saw that the clock has stopped. इस सेंटेंस में भी वही मूलभूत समस्या है. When I entered यानी past, I saw यानी past, that the clock has, ये has कहाँ से आ गया? Has सिर्फ प्रेजेंट में आता है, पास्ट में कभी नहीं आता. प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. तो यहाँ पे फिर has नहीं होना चाहिए था, had होना चाहिए था. पास्ट, कड़ी रुकी हुई थी. So when I entered my room, I saw that the clock had stopped. Has नहीं आएगा. So ये sentence and the given sentence both have same elementary problem. I hope you have got the point. यहाँ पे blanks को fill करना है. After a noisy and tumultuous supper, tumultuous होता है chaotic. अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था chaos आया था, तो उसी को एडजेक्टिव अगर बनाया जाए तो इट विल बिकम chaotic. माने अस्त व्यस्त, उथल पुथल से भरा. तो नॉइजी था एंड उथल पुथल से भरा था क्या? सपर. सपर होता है डिनर. डिनर को आप सपर भी बोलते हैं. आर्केइक है, मॉडर्न इंग्लिश में कम इस्तेमाल होता है. पहले के टाइम में
द लास्ट सपर बहुत ही फेमस पेंटिंग भी है लियोनार्डो दा विंची की। द लास्ट सपर में जीसस क्राइस्ट अपने डिसिपल्स के साथ बैठ के डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, उसी की फोटो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। सो आफ्टर ए नॉइजी एंड tumultuous सफर वी फॉर द डे, वी व्हाट, वी रिटायर्ड। ठीक है, वी रिटायर फॉर द डे, नो, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। वी रिटायरिंग फॉर द डे, रिटायरमेंट फॉर द डे, तो बहुत ऑब्वियस सा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई। एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, बट समझना बहुत आसान है। ऐसी चीजें अच्छी होती हैं दुनिया में। सो आफ्टर ए नॉइजी एंड tumultuous सफर वी रिटायर्ड फॉर द डे। द विलेजर क्राइड his voice for help. So the villager cried dash his voice for help. On top of, from top of, in top of, at top of. So at top of your answer, on, from, in होता नहीं। At the top of voice का मतलब होता है गला फाड़ कर चिल्लाना। सो अगली बार अगर आपका कोई दोस्त या आगे पीछे कोई चिल्ला रहा हो गला फाड़ के, तो यू कैन से व्हाई आर यू क्राइंग एट द, व्हाई आर यू शाउटिंग या क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। आई शाउटेड एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, मैं पूरा जितना ताकत था पूरी ताकत लगा के चिल्लाया। सो एट द टॉप ऑफ वॉइस होता है, ये फ्रेज है, इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए आपको। साइमन टीचेस चिल्ड्रन डैश वाटर कलर पेंटिंग। So Simon teaches children the art on watercolor painting, the art by watercolor painting, the art in watercolor painting, the art of watercolor painting. Again, this one is the correct and very easy to understand. So you can see and say both कि ये तीनों के तीनों जो हैं आसान हैं, बहुत ज़्यादा इसमें झमेला होना नहीं चाहिए। So the Simon teaches children the art of watercolor painting, सिखाता है इस कला को। Here idiom and phrase, you have to click the button corresponding to it. Be down with का मतलब होता है to be suffering from something. He is down with pneumonia, यानी कि उसे निमोनिया हो गया है एंड ही इज डाउन, बिस्तर पे पड़ा है, तो ही इज डाउन विथ निमोनिया, ही इज डाउन विथ फीवर, उसे बुखार हो गया है एंड वो बिस्तर पे डाउन है यानी पड़ा है। तो बी डाउन विथ समथिंग मतलब उस चीज से ग्रसित होना, उस चीज से पीड़ित होना। सो योर आंसर इज सफरिंग फ्रॉम, इन पेन विथ, इन ग्रीफ विथ, इन एकिंग विथ। ये सारे के सारे इसलिए गलत हैं क्योंकि आप जब किसी सेंटेंस में इसको रखेंगे ही इज इन पेन विथ, देखो इस सेंटेंस में डाउन विथ को अगर सफरिंग फ्रॉम से रिप्लेस करोगे तो सेंस निकल के आ जाएगा ही इज सफरिंग फ्रॉम, और ये सही हो जाएगा। लेकिन ही इज इन पेन विथ न्यूमोनिया, नो सेंस। ही इज इन ग्रीफ विथ न्यूमोनिया, नो। ही इज एकिंग विथ न्यूमोनिया, नो। सो दिस इज योर आंसर। बोन टू पिक, आसान है इसको याद करना। दो कुत्तों को इमेजिन करिए और दोनों ही बहुत ज्यादा फेरोशियस मूड में हैं और उनके बीच में एक बोन ये रखा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द टू डॉग्स एंड दे हैव ए बोन टू पिक। इनको ये बोन उठाना है। अब ये कैसे उठाएंगे? यू कैन इमेजिन द सिनारियो कि ये चाहेगा कि मैं ले लूं, ये चाहेगा कि मैं ले लूं, बट दे आर नॉट पिकिंग द बोन, दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर जस्ट ग्राउलिंग, चक्कर लगाएंगे एंड ग्रोल करेंगे। सो फेरोशियस डॉग्स आर ग्राउलिंग because they have a bone to pick. So when you have a bone to pick, that means with your friend, with your family, with your relative, with anyone, you have got an issue to discuss, or issue is contentious. Contentious is vivadaspad,
विवादास्पद या फिर ऐसा नॉट वेरी गुड, झगड़े का जड़, बोन ऑफ कंटेंट बोलते हैं उसको, सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो जब आपको कोई कॉन्टेंशियस इशू डिस्कस करना हो अपने किसी डियर नियर के साथ, दैट मीन्स यू हैव टू पिक ए बोन विद दैट पर्सन। आई स्टिल हैव टू पिक ए बोन विद दैट पर्सन, दैट मीन्स अभी उससे फाइनल बातचीत करना बाकी है। सो यू गो अराउंड द बोन एंड ग्राउल लाइक डॉग्स। सो दिस इज योर आंसर। अंडरगो एनी रिस्क, नो नो नो। सो ऐसे ऑप्शंस, अभी आप इसको गेस करेंगे तो वाइल्ड गेस विल ऑलवेज बी रॉन्ग, बट अगर थोड़ा सा पढ़े बड़े रहेंगे और पास्ट में इसको कभी देखा होगा, देन गेसिंग बिकम्स वेरी इजी एंड द आंसर कम्स बी। टू एंड इन अ फियास्को, फियास्को इज अ फेलियर, so obviously your answer is a complete failure. To end in a fiasco, to end as a complete failure. Be successful, no. To die at one's work, no. Happy ending, no. Destruction of culture, पूरे कल्चर को तबाह कर देना। और एथनिसिटी सुने होंगे, so ethnicity, ethnics, ethics, यहां से आपका आया है। एथनिसिटी इज परंपरा, कल्चर। तो उस पूरे के पूरे एथनिसिटी को, समुदाय को, कल्चर को समाप्त कर देना, आपने एथनोसाइड कमिट कर दिया है। टोमिसाइड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, आप बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दो। फेमिसाइड, फेम, किसी के फेम को आप डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि आपने उसको बदनाम कर दिया, ठीक है। तो टू स्प्रेड र्यूमर अबाउट समवन, टू मलाइन समवन्स रेपुटेशन इज कॉल्ड फेमिसाइड, ठीक है। टू मलाइन समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, उसके फेम को किल कर देना, आपने फेमिसाइड कमिट कर दिया। यू हैव किल्ड दैट पर्सन्स फेम। एंड Patricide is destruction of old and ancient buildings. Ancient buildings को डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय एंशियंट या ओल्ड बिल्डिंग्स, स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस। देखिए पेट्रासाइड और टोमिसाइड, इसके एग्जांपल्स आपको कहाँ मिलेंगे? इन दोनों ही वर्ड्स के, बीट पेट्रासाइड और टोमिसाइड। जब भी किसी कल्चर का अंत करीब आ जाता है, ठीक है, वाई दीज वर्ड्स आर वेरी क्लोज, तो उनके जितने भी रिलीजियस वर्क्स होते हैं, उनको ये जो नया ट्राइबल या जो नया जो भी प्रजाति वहाँ पे पहुँचता है कब्जा करके, वो सबको पहले डिस्ट्रॉय करता है, उनके एथनिक्स को, उनकी इमारतों को, जो रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो वहीं पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा, पेट्रासाइड एंड टोमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक। किसी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट को किसी किताब से निकाल के बाहर कर देते हैं आप, तो आप उस पार्ट को एक्सपर्गेट करते हैं। आसान है इसको गेस करना, बिकॉज एक्स का सेंस हमेशा आउट ही होता है, ठीक है। एक्स इज अ प्रीफिक्स विच हैज ऑलवेज द मीनिंग एज आउट। प्लस इसको आसान करना एक और रीजन से आसान हो जाता, इसको गेस करना एक और रीजन से आसान हो जाता है। टू रिमूव, टू रिमूव कहने का मतलब उसको एक वर्ब चाहिए, वो चाह रहा है कि यह एक वर्ब होगा इसका आंसर। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? सो अब इन ऑप्शंस को जब आप एनालाइज करेंगे तो 8, ठीक है, चारों ऑप्शन में से दिस इज द ओनली वर्ब, ठीक है, और 3 के तीनों आपके वर्ब हैं ही नहीं। ये है नोमैड, नोमैड इज ए नाउन, और नोमैड का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं, नोमैड मतलब होता है घुमक्कड़ या बंजारा। अ पर्सन हु कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर फूड या लिविंग, जिंदा रहने की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे जनजातियों प्रजातियों को आप नोमैड बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं। आपके वर्तमान समय में भी समाज में भी कुछ लोग हैं जो कभी स्थिर नहीं रह पाते, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते ही रहते हैं, सो दे आर नोमैड्स। इसके लिए सिनोनिम है आइटिनरेंट,
या फिर वेगाबॉन्ड। बी रैंसिड, रैंसिड इज स्टेल, बासी, सड़ा हुआ, नॉट फ्रेश। फ्रेश बिल्कुल नहीं है, बासी है, सड़ा है, खराब हो गया है। ऐसे किसी भोजन को या चीज को आप रैंसिड बोल सकते हैं। एंड द फोर्थ इज ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल इज सिंपली वेस्टर्न। एनीथिंग रिलेटेड टू वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज से संबंधित कोई भी चीज है वो आपका ऑक्सीडेंटल है। तो रैंसिड और ऑक्सीडेंटल ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। नोमैड आपका नाउन है। एक्सपरगेट इज द ओनली वर्ब प्लस इट हैज द रूट एक्स, सो इट इज वेरी इजी टू गेस द मीनिंग। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट फ्रॉम अ बुक इज एक्सपरगेट। One who helps people by giving them money or other things is called benefactor. उसको आप बेनिफैक्टर बोलते हैं जो दूसरों का मदद करता है, हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है। Such person is called a benefactor. Let's analyze other options. Apatheid. Apatheid is a person जिसके साथ भेदभाव किया जाए रंग के आधार पे। To discriminate on the basis of color और gender, color और creed, इसके बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके साथ, तो आप उस समय that person is a apatheid. And the intestate. Intestate is a person who had died without having made his will. उसने फाइनल विल अपना तैयार नहीं कर पाया बेचारा, एंड ही डाइड। सो ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रेयर अकरेंस का है। अगर ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आ जाते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेस द आंसर अनलेस यू हैव हर्ड दैट वर्ड बिफोर। सो इंटेस्टेट इज अ पर्सन who died before making his will. Will is वसीयत, अपना वसीयत तैयार करने से पहले ही मर जाए। An arsonist, आग लगाने वाला, लिटरल वे में, फिगरेटिव वे में नहीं, ठीक है। आग लगाने वाला, लिटरली ही विल सेट समथिंग ऑन फायर, दैट्स व्हाई ही इज द आर्सनिस्ट। उसने आग लगा दी। वो जो दो लोगों के बीच में आग लगा देते हैं वहां पे इसको मत यूज करिएगा। दैट पर्सन विल लिटरली बर्न थिंग्स। And 91, this material is not much enough for me. Obviously the answer is not enough for me. Much और enough एक साथ आएगा नहीं। So not more or enough कभी no sense, not so much enough, so obviously your answer is C. And again is easy. This is a change of my usual work, from my usual work, in my usual work, for my usual work, no improvement from my usual work. This is a change from my usual work. मेरा जो usual work होता है वो कुछ और होता है। Suppose 8 से 6 बजे तक का मेरा यूजुअल वर्क है कि मैं यहाँ पे डेस्क पे बैठूंगा और जो भी गेस्ट आएंगे उनको वेलकम करूंगा, लेकिन आज मेरी ड्यूटी कुछ और लग गई है कि आज आपका ये काम नहीं, आज चलिए किचन में खाना बनाइए। सो आई विल डिस्क्राइब दिस सीन एज दिस इज अ चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क। अगर यहाँ पे देयर होता, इसको नोटिस करिएगा, देयर होता, सो देयर इज अ चेंज फ्रॉम माई, तब नहीं लगाते। There is a change in my usual work हो जाता। तो ये एक अक्षर का जो परिवर्तन है बड़ा बदल दे रहा है हिसाब किताब, इसीलिए अंग्रेजी को समझने की आवश्यकता होती है, रटा जाना is very difficult. महाराणा प्रताप किल्ड मेनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। दुनिया जानती है कि जब आप किसी सामान से कोई काम करते हैं तो
with that सामान होता है। तो with his sword is your answer। जैसे he hit me with a bat, उसने मुझे बैट से मारा, स्टंप से मारा, तो with a stump। he cut the vegetables with a knife, तो with is used for tools, किसी भी टूल के लिए आप with that tool लगाते हैं। Everyone hoped of good weather on the day of the wedding। Everyone hoped for, ठीक है, we hope for something। hope is followed by for, not by of। so everybody hoped for good weather on the day of the wedding। शादी के दिन सबको अच्छे मौसम की उम्मीद थी। About it, no, don't know। He asked the child to go and play with some others children। सुन के ही आड लग रहा है, with some other children होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा some others children दूसरों के बच्चों के साथ, no। He asked the children to go and play with some other children। some others नहीं होगा, so your answer is C। देखिए यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में एक बात आ सकती है कि दूसरों के बच्चों के साथ अगर ये सेंस होता some others children तो भी ये गलत होता, ठीक है, other people's children ऐसा आप इस्तेमाल करते, या फिर others children ये आप बोल सकते थे, some others children नहीं, some के साथ some others children will be incorrect, will sound bad, sorry, but here others children is okay। now the passage, as I have already told you, read the passage in 40 to 60 seconds, not more than that। 40 से 60 सेकेंड के बीच में आपका पैसेज का रीडिंग 100% खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्पीड नहीं आ पा रही है आखिर तक तो परेशान बिल्कुल मत होइए, पूरा पैसेज मत पढ़िए, सिर्फ ऊपर से 2-3 सेंटेंस उठा लीजिए एंड उसके बाद नीचे से 2-3 सेंटेंस उठा लीजिए। इतना पढ़ के यू गेट द आइडिया कि पैसेज शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, बीच के हिस्सों को आप थोड़ा सा फिल कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए होंगे। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं तो यू गेट द आइडिया व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, व्हाट इज रिटन देयर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। Otherwise, if you can read it within 40 to 60 seconds, always read the entire passage, ठीक है। फिर सपोज आपको 80 सेकंड भी लग रहे हैं तो पढ़ ही लेना चाहिए, 20 सेकंड के लिए काहे छोड़ेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर 3-4 मिनट आपको सिर्फ पैसेज पढ़ने में लग गया या 2 मिनट पूरा लग गया तो यू आर एट लॉस, आपका नुकसान हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंड नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। व्हाट वर द टू मेन टॉकिंग अबाउट while walking along the forest path। रास्ते में चलने के दौरान वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, अभी देखो। about their wives and children, about money and fame, about friendship and enjoyment, about courage and loyalty। तो मुझे सपना तो आ नहीं रहा है कि मैं इसको पैसेज को बिना पढ़े आंसर कर दूंगा, लेकिन अगर आप आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे तो फिडेलिटी अभी इसका आंसर अगर आता होगा तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि फिडेलिटी का मतलब ही होता है फेथ। इनफिडेल मतलब होता है बेवफा, जिसने आपका फेथ तोड़ा हो, ठीक है। तो फिडेलिटी इज फेथ, फिडेलिटी इज विश्वास, बिलीफ। सो हियर योर आंसर इज ऑब्वियसली फेथफुलनेस। फिडेल इज बेवफा, तो फिडेलिटी इज बेवफाई, सॉरी इनफिडेलिटी इज बेवफाई। एंड हियर द वर्ड गिवन इज फिडेल। सो कम से कम अब फिडेल का बात पूछ रहा है तो दैट मीन्स कि फिडेल वर्ड पैसेज में लिखा हुआ है। सो ये आंसर आता है तो भी आपको पहले में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा लॉजिक लगाने में। एंड आफ्टर सीइंग द बेयर व्हाट हैपेंड टू द बूस्टर। बूस्ट मतलब होता है डींगे हाँकना, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा अपनी तारीफ करना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एक हाथ से 500 किलो उठा लेता हूँ। तो ये सब जो आप कर रहे हैं, मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए 3 दिन की है, तो ऐसा हरकतें बूस्टिंग कहलाते हैं। वाई आर यू बूस्टिंग?
एंड बूस्टिंग इज ए स्पेसिफिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं इनकी बड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बूस्टिंग। दे आर ऑलवेज बूस्टिंग एंड ब्रैगिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, सन और डॉटर, उनके बच्चों के बारे में दे आर ऑलवेज बूस्टिंग कि मेरा बेटा वो अभी इंटर में उसका 98.99% आया। So he fled home, he hid himself behind the rock, he fled and climbed the rock. So obviously he fled and climbed up the nearest tree. But now अभी देखो, जब मैंने आपसे कहा था कि पढ़ लेना चाहिए, तो if you read the sentence, two men were once walking around a forest path talking of courage and loyalty, and loyalty is fidelity. देखो यहाँ पे fidelity आया है, fidelity is equal to loyalty. Fidelity, loyalty, same. So अगर आगे का क्वेश्चन उठाओगे तो you will get the answer as D, about courage and loyalty. जाहिर सी बात है, इसी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे और प्लस ये साफ साफ लिखा भी हुआ है, तो इसमें ज़्यादा देर तक सोचना है नहीं, विद इन ए सेकेंड you will get the answer. वो तो मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा. And after seeing the bear, what happened to the booster? जो भौकाल मार रहा था बड़ी देर से, उसने क्या किया? उसको बेयर को देखने के बाद, बेयर मतलब भालू, भालू को देखने के बाद उसने क्या किया? घर भाग गया कि पत्थर के पीछे छुप गया कि बिहाइंड अ शेड छुप गया, या फिर फ्लेड एंड क्लाइम्ड अप द नियरेस्ट ट्री? तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट, किधर आखिरी में मिलना चाहिए कहीं, fled to his safe place without thinking of his poor place. So climbed up, the booster fled to the nearest tree. So this is your answer. He hid himself behind a shed. B, no. And 99. What made the bear go away after examining the man? उसको examine करने के बाद क्यों वहाँ से चला गया? So the bear smelled his body, turned him over, licked his face, and supposing him to be dead, went on its way, leaving him unhurt. तो he supposed that he was dead. The bear supposed मतलब he supposed, that means he thought that the man was dead. So A is your answer. यहाँ पे लिखा हुआ है. What saved the little man? कैसे उसकी जान बच गई? His own courage, his presence of mind, his bravery, his aid from the villagers. So obviously his presence of mind. ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं मेंशन होना ही चाहिए, और अगर कहीं नहीं मेंशन है, स्टिल यू कैन गेस कि ऑब्वियसली उसकी बुद्धिमानी की ही तारीफ की गई होगी. So this statement has not been mentioned in the passage, but still your answer should be this. ब्रेवरी की वजह से नहीं बचा, एड फ्रॉम द विलेजर्स की वजह से नहीं बचा, एंड साहस विल नॉट बी योर आंसर. उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि वो समझ गया कि बेयर के आगे अगर मैं हिलूंगा डोलूंगा नहीं तो द बेयर विल थिंक दैट आई एम डेड एंड ही विल गो अवे. सो दिस इज योर आंसर. सो इजी पैसेज, ऐसे पैसेजेस में आपको 5 आउट ऑफ 5 करना ही चाहिए, मस्ट है. अगर ऐसे पैसेजेस में आप 5 ऑफ 5 नहीं कर रहे हैं तो मतलब हिसाब किताब सही चल नहीं रहा है. And thank you very much for listening very carefully. I hope that I have been able to explain intricacies and nuances included in this ST. Thank you very much.